अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 9 to 16 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 8 और 17 to 21 के लिए मैंने अलहदा से 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रुप ऑफ 15 चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। के 15 बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें के 7 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। इफ अ चाइल्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, तो अगर हम उस ग्रुप में से कोई भी एक चाइल्ड रैंडमली चूज करें, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब नंबर 1 है, अ बॉय इज चूजन, कि जब हम उस ग्रुप में से किसी एक चाइल्ड को चूज करें तो हमने जो चाइल्ड चूज किया हो वो बॉय हो, ठीक है। इस इवेंट के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें, जिस तरह के मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब ये फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये 2 वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो देखें, एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर कितनी हो सकती हैं। 7 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि जो एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास आ जाएगी वो 15 हो जाएंगी, ठीक है। अब एन ऑफ ए की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट दैट अ बॉय इज चूजन। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि उस ग्रुप में से जब हम कोई चाइल्ड चूज करते हैं तो हम लड़के को चूज करें, ठीक है। इस इवेंट को मैंने ए की इक्वल रख दिया, तो अब ए की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी। देखें, जो टोटल वैल्यू है 15 है, इसमें 7 बॉयज हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है, ये आ गया। तो एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब ये एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये है 7, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 15। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए इवेंट को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हम इस ग्रुप में से, इस 15 बच्चों के ग्रुप में से कोई चाइल्ड सिलेक्ट करें तो वो लड़का हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 7/15, यानी कि 15 में से 7 चांसेस हो सकते हैं कि हम उस ग्रुप में से लड़के को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें इवेंट दिया गया है अ गर्ल इज चूजन, कि हम उस 15 बच्चों के ग्रुप में से जब कोई बच्चा रैंडमली सिलेक्ट करें, ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हमने चाइल्ड सिलेक्ट किया है वो लड़की हो, ठीक है। इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हम सेम यही वाला स्टेप यहाँ पर रिपीट करेंगे। देखिए, यहाँ ये वाला फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का इसके लिए, तो इसके लिए अगेन हमें ये एन ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 7 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं, इनको ऐड करें 15 आ गया। तो हमारे पास जो एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू आ गई 15। अब नेक्स्ट हमें एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू चाहिए उस इवेंट के लिए। तो मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट दैट अ गर्ल इज चूजन। हम फर्स्ट करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम उन 15 बच्चों में से जब कोई चाइल्ड चूज करें तो वो गर्ल हो। इस इवेंट को मैंने बी के को रख दिया, तो फिर ये जो बी इवेंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए, 7 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि गर्ल्स की तादाद 8 है, ठीक है। तो एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी 8। तो अब हमारे पास एन ऑफ बी और एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हम पुट करेंगे। एन ऑफ बी की जगह हम पुट करेंगे 8 और एन ऑफ एस की जगह हम पुट कर लेंगे 15। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू आ गई है। इवेंट बी को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हम उस 15 ग्रुप का जो चाइल्ड है बच्चों का, उसमें से किसी चाइल्ड को सिलेक्ट करें। इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास है 8/15, यानी कि 15 में से 8 चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जब हम उस ग्रुप में से किसी चाइल्ड को सिलेक्ट करें तो वो लड़की हो, ठीक हो गया। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इवेंट दिया गया है नो बॉय इज चूजन, कि हम जब इस 15 ग्रुप के बच्चों में से कोई बच्चा सिलेक्ट करें तो वो लड़का ना हो, ठीक है। तो इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में
कौन से इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी? अ बॉय इज चूजन, यानी कि ये जो इवेंट है ये उस इवेंट का ऑपोजिट है। उसमें था कि जब हम इन 15 बच्चों में से कोई बच्चा चूज करें तो वो लड़का हो, और इसमें है कि वो लड़का ना हो, यानी कि ये वाला इवेंट जो पार्ट 1 वाला इवेंट था उसके अपोजिट है, ये उसका कंप्लीमेंट इवेंट है। तो यहां पर हम ये कंप्लीमेंट इवेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस इवेंट के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज चूजन या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पार्ट 1 में हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 7/15। तो देखिए मैंने लिख दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय इज चूजन इज द कंप्लीमेंट ऑफ अ बॉय इज चूजन, कि चूंकि ये जो इवेंट है ये कंप्लीमेंट इवेंट है पार्ट 1 का और उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आई थी। तो अब हमने चूंकि कंप्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, यह आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि हमारे पास आई थी 7/15, ठीक है। तो ये आ गया। अब इन दोनों टर्म का आप एलसीएम ले, यह आ जाता है 15। अब यहाँ पर 1/1 है, यानी कि इस नंबर का जो नीचे वाला डिजिट है वो 1 है या डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 इस 15 पे डिवाइड होगा 15 टाइम, और 15 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, माइनस ये 15 इस 15 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7, यह आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब हम उन 15 बच्चों के ग्रुप में से कोई बच्चा सिलेक्ट करें और वो लड़का ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 8/15, यानी कि 15 में से 8 चांसेस हो सकते हैं कि जब हम उन 15 बच्चों में से कोई बच्चा सिलेक्ट करें तो वो लड़का ना हो, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 है, ये भी सेम इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें इवेंट दिया गया है नो गर्ल इज चूजन, कि जब हम उन 15 बच्चों के ग्रुप में से कोई बच्चा सिलेक्ट करें तो वो लड़की ना हो, ठीक है। तो देखें हमने पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी कि जब हम 15 बच्चों में से कोई बच्चा सिलेक्ट करें तो वो लड़की हो, यानी कि पार्ट 2 में हमने जिस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी ये इवेंट उस इवेंट का ऑपोजिट है, कंप्लीमेंट है। वहां पर था गर्ल इज चूजन, यहां पर है नो गर्ल इज चूजन। ये चूंकि उसके ऑपोजिट है तो यहां पर भी हम जो कंप्लीमेंट इवेंट वाला फॉर्मूला है वो पुट करेंगे और इस इवेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखें मैंने लिखा है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इज चूजन या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि पार्ट 2 में हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी उसकी वैल्यू हमारे पास थी 8/15, ठीक है। और अब नेक्स्ट मैंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल इज चूजन इज द कंप्लीमेंट ऑफ गर्ल इज चूजन। चूंकि ये जो इवेंट है ये पार्ट 2 का जो इवेंट था उसका कंप्लीमेंट इवेंट है, उसके ऑपोजिट इवेंट है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 8/15, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 15। अब यहाँ पर 1/1 है, यानी कि इसका जो नीचे वाला डिजिट या डिनोमिनेटर 1 है तो वो वाला 1 इस 15 पे डिवाइड होगा 15 टाइम, और 15 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15, माइनस ये 15 डिवाइड होता है 15 पे 1 टाइम, और 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 15 में से 8 को माइनस करें, ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि जब हम उस 15 बच्चों के ग्रुप में से कोई बच्चा सिलेक्ट करें तो वो जो सिलेक्ट किया हुआ बच्चा है वो लड़की ना हो, ठीक है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बनती है 7/15, यानी कि 15 में से 7 चांसेस हो सकते हैं कि जब हम कोई चाइल्ड सिलेक्ट करें उस 15 बच्चों के ग्रुप में से तो हमें लड़की ना मिले। इस चीज की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई 7/15। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है बास्केट कंटेन्स 5 रेड ब्लॉक्स, 3 ग्रीन ब्लॉक्स, 2 ब्लू ब्लॉक्स, के एक बास्केट या एक टोकरी में 5 रेड, 3 ग्रीन और 2 ब्लू या नीले ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। इफ 1 ब्लॉक इज पिक्ड एट रैंडम, तो अगर हम उस टोकरी में से कोई एक ब्लॉक रैंडमली उठाएं, यानी कि तरतीब के बगैर कोई सा भी हम ब्लॉक उठाएं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर 1 रेड ब्लॉक, कि हम इस टोकरी में ये जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं इनमें से जब ब्लॉक उठाए तो हमें रेड ब्लॉक मिले। इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखें अब ये वाला पार्ट भी सेम जिस तरह के पीछे हम क्वेश्चन करते आए हैं उसी तरह हम सॉल्व करेंगे।
अब इस इवेंट रेड ब्लॉक के लिए प्रोबेबिलिटी जो मालूम करेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है हम ये वाला यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम मालूम करेंगे, और एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैम्पल स्पेस का जो सेट होता है उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें पहले हम ये एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है या सैम्पल स्पेस का जो सेट है उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें यहाँ पर टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 5 रेड हैं, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है टोटल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 5 + 3 + 2, इनको सम करें तो 10 आ जाता है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो 10 है, यानी कि जो सैम्पल स्पेस का सेट बनेगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 10 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट टू पिक अ ब्लू ब्लॉक। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम इन 10 ब्लॉक्स में से जब कोई भी ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में रेड ब्लॉक आए। ये जो इवेंट है इसको मैंने ए के इक्वल रख दिया। तो अब जो ए इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, अगर आप इन 10 ब्लॉक्स में देखें तो कितने ब्लॉक्स रेड हैं, 5 रेड हैं। देखें ये 5 रेड हैं, इसका मतलब है कि जो इस इवेंट के लिए सेट बनेगा उसमें जो वैल्यूज आएंगी या उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, तो फिर एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास ये एन ऑफ ए और एन ऑफ एस दोनों वैल्यू आ गई हैं, तो ये मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगा और हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है, 5 है, तो ये मैं पुट करूंगा 5 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है हमारे पास 10 है, तो ये मैं पुट कर दूंगा 10। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये ए इवेंट को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब भी हम इन 10 ब्लॉक में से कोई ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में रेड ब्लॉक आए। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/10। मतलब ये है कि 10 में से 5 चांसेस हो सकते हैं कि जब हम कोई ब्लॉक उठाएं इन 10 ब्लॉक्स में से जो कि इस टोकरी में पड़े हुए हैं तो हमारे हाथ में रेड ब्लॉक आए। इसके चांसेस कितने हैं, 10 में से 5। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 5 × 5 और 5 × 10 यानी कि 1/2 इसका आ सकता है, लेकिन बुक में यहाँ तक ही आंसर लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ तक स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको क्लास टीचर इससे आगे फर्दर सॉल्व करवाते हैं तो फिर आप इसका 1/2 ये वाला आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें हमें ये इवेंट दिया गया है ब्लू ब्लॉक कि ये जो हमें 10 ब्लॉक दिए गए थे, ठीक है, इनमें से हम कोई रैंडमली जब ब्लॉक उठाएं यानी कि तरतीब के बगैर कोई ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में ब्लू ब्लॉक आए। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो देखें ये भी हम उसी तरह करेंगे जैसे कि हमने पिछला पार्ट किया है। इसमें अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा। ठीक है, अब ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। हमें ये दो वैल्यूज पहले फाइंड करनी होती हैं। तो देखें एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कि जो टोटल ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं, 5 रेड हैं, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू हैं। तो ये 5 + 3 + 2 इनको सम करें तो हमारे पास आ जाता है 10। ठीक है, तो फिर जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें कितनी आउटकम होंगी, 10 आउटकम होगी या 10 वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 10 हो गया। अभी हमारे पास एन ऑफ एस की तो वैल्यू आ गई। तो मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट टू पिक अ ब्लू ब्लॉक, कि ये जो इवेंट है कि इन 10 ब्लॉक में से जब हम कोई एक ब्लॉक रेंडमली उठाएं तो हमें ब्लू ब्लॉक मिले। इस इवेंट को मैंने ए के इक्वल रख दिया। तो अब देखें जो ए इवेंट है इसके लिए जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखें अगर हम क्वेश्चन पे आए ब्लू ब्लॉक कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 10 में से 2 जो है वो ब्लू ब्लॉक है तो हम ये ए इक्वल कर देंगे 2 के। ठीक है, और ये हमारे पास इस इवेंट का जो सेट की वैल्यू है वो आ जाती है। तो फिर एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एन ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई और एन ऑफ एस की वैल्यू भी आ गई। तो ये मैंने
इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास है 2, एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 10। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो इवेंट है उसकी वैल्यू आ गई। ए को हमने कौन से इवेंट के इक्वल रखा था कि जब हम इन 10 ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक रैंडमली या बगैर तरतीब के उठाएं तो हमारे हाथ में ब्लू ब्लॉक आए। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/10 यानी कि 10 में से 2 चांसेस हो सकते हैं कि जब हम यहाँ से कोई ब्लॉक उठाएंगे तो हमारे हाथ में ब्लू ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें इवेंट दिया गया है नो ब्लू ब्लॉक कि जब हम जो ये 10 ब्लॉक हैं इनमें से कोई ब्लॉक रैंडमली उठाए या बगैर तरतीब के कोई से भी हम ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में ब्लू ब्लॉक ना हो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला जो इवेंट है ये इस इवेंट के ऑपोजिट हो गया, यानी कि ये वाला इवेंट इस इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट हो गया। ठीक है, तो अब कंप्लीमेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हम किस तरह फाइंड करते हैं, हम पीछे क्वेश्चंस करते आए हैं और हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी फार्मूला एक पढ़ा था कंप्लीमेंट इवेंट के लिए, ये वाला फार्मूला पढ़ा था कि हम किसी भी कंप्लीमेंट इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो हम 1 में से माइनस करते हैं उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की होती है। ठीक है, तो अब चूंकि हमने जो ये ब्लू ब्लॉक की ऑलरेडी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास जो ये वाला इवेंट है जो कि इस इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट है, इस इवेंट का ऑपोजिट इवेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखें मैंने लिखा है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लॉक, यानी कि ये जो इवेंट था इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसको हमने ए के इक्वल रखा था ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 2/10 है, तो मैं लिख लूंगा 2/10। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लू ब्लॉक, यानी कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, इज द कंप्लीमेंट ऑफ ब्लू ब्लॉक, क्योंकि ये जो नो ब्लू ब्लॉक है ये इवेंट कंप्लीमेंट है ब्लू ब्लॉक का। ठीक है, इसलिए इसके लिए हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे कंप्लीमेंट के लिए। तो ये मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, यह आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू है 2/10। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। देखें इन दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/1 है, इसका जो डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट 1 है तो वो वाला 1 इस 10 पे डिवाइड होगा 10 टाइम और 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस ये 10 इस 10 पे डिवाइड होगा 1 टाइम और 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 10 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। ए कंप्लीमेंट कौन सा इवेंट हो गया कि जब हम इन 10 ब्लॉक में से कोई भी ब्लॉक रैंडमली उठाएं, यानी कि बगैर तरतीब से कोई सा भी ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में जो ब्लॉक आए वो ब्लू ब्लॉक ना हो। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 8/10, यानी कि 10 में से 8 चांसेस हो सकते हैं कि हमारे हाथ में ब्लू वाला ब्लॉक ना आए, ब्लू के अलावा कोई सा भी ब्लॉक आ सकता है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया। अब फर्दर अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ तक ही आंसर किया गया है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया गया। अगर आपको क्लास टीचर्स इसको सिंप्लीफाई कराते हैं तो फिर ये 4/5 इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह इसकी भी अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 1/5 इसका आ सकता है मज़ीद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, लेकिन चूंकि बुक में यही वाला आंसर लिखा गया इसलिए मैंने भी यहाँ पर आके इसको स्टॉप कर दिया। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 और 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये इवेंट दिया गया है नो ग्रीन ब्लॉक के हम उन 10 ब्लॉक्स में से जो कि टोकरी में पड़े हुए हैं जब हम कोई सा भी ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में ग्रीन ब्लॉक ना आए। ठीक है, इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो देखें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं कि इसका जो ऑपोजिट इवेंट है, यानी कि जब हम उस टोकरी में से कोई ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में ग्रीन ब्लॉक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले क्यों मालूम करते हैं, मैं पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि हम पहले इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों मालूम कर रहे हैं। तो देखें जिस तरह कि आपको मैं पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि ये हमारा फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी मालूम करने का। अब इसमें हमें ये एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं।
तो देखें ये जो n ऑफ s है इसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी कि हमारे पास टोटल जो टोकरी में ब्लॉक्स हैं वो 5 रेड हैं, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू है। इन सब को सम करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स की वैल्यू आ जाती है 10, यानी कि जो सैंपल स्पेस का सेट है उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 10 है। तो n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। ये तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है n ऑफ s की। और n ऑफ a के लिए हम क्या करेंगे, मैंने लिखा है लेट a बी द इवेंट टू पिक अ ग्रीन ब्लॉक। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम उस टोकरी में से जब कोई ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में ग्रीन ब्लॉक आए, इस इवेंट को मैंने ए के इक्वल रख दिया। तो अब ये जो ए इवेंट है इसका जो सेट बनेगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, देखें कितने हैं ग्रीन ब्लॉक, 10 में से 3 हैं, तो ए के इक्वल मैंने रख दिया 3 को। तो इसका मतलब है कि एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब हमारे पास एन ऑफ ए की भी वैल्यू आ गई है, तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया इस इवेंट के लिए। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एन ऑफ एस या फेवरेबल आउटकम की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है 3। और एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 10। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ गई। अब ये इवेंट ए को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हम कोई ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में ग्रीन ब्लॉक आए, इस इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें जो क्वेश्चन में इवेंट दिया गया है नो ग्रीन ब्लॉक, यानी कि ये जो इवेंट है इसके ऑपोजिट ये वाला इवेंट है कि हमारे हाथ में ग्रीन ब्लॉक ना आए। चूंकि अब ये इसके उलट है, ऑपोजिट है, यानी कि ये जो इवेंट है इस इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट है। जो कंप्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, और हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये वजह थी कि पहले मैंने ये जो इवेंट था उसके ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर इसकी जरूरत पड़ रही है। तो हमने इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी पहले मालूम कर ली कि जब हम उस बास्केट में से कोई भी ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में ग्रीन ब्लॉक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी मालूम कर ली है। अब हम जो कंप्लीमेंट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन ब्लॉक, कि हम अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं कि हमारे हाथ में ग्रीन ब्लॉक ना आए, इज द कंप्लीमेंट ऑफ ग्रीन ब्लॉक। चूंकि ये वाला इवेंट जो है ये इस इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट है, इस इवेंट का ऑपोजिट इवेंट है, इसलिए इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 3/10। तो अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10। यहाँ पर 1/1 है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट है इस 1 का वो भी 1 है। तो उस 1 से इस 10 को डिवाइड करें तो 10 टाइम डिवाइड होगा, 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाता है, माइनस ये 10 इस 10 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट आ गई, यानी कि ये जो इवेंट है कि हम उस टोकरी में से जब कोई सा भी ब्लॉक उठाएं उन 10 ब्लॉक में से तो हमारे हाथ में ग्रीन ब्लॉक के अलावा कोई सा भी ब्लॉक आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है। मतलब ये है कि 10 में से 7 चांसेस हो सकते हैं कि हमारे हाथ में ग्रीन के अलावा कोई और ब्लॉक आ जाए। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इवेंट दिया गया है नो रेड ब्लॉक। इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, यानी कि हम जब उस टोकरी में जिसमें कि 10 ब्लॉक्स पड़ी हुई हैं उनमें से किसी एक ब्लॉक को उठाएं तो हमारे हाथ में रेड ब्लॉक ना आए, यानी कि रेड ब्लॉक के अलावा कोई सा भी ब्लॉक आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी रेड ब्लॉक के लिए कि जब हम उस टोकरी में से कोई सा भी ब्लॉक उठाए तो हमारे हाथ में रेड ब्लॉक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम की थी। तो ये वाला इवेंट चूंकि उस इवेंट के जो पार्ट 1 में इवेंट है उसके ऑपोजिट है, उसके उलट है, यानी कि ये इवेंट उस इवेंट के लिए कंप्लीमेंट इवेंट हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे 1 में से, यानी कि ये जो कंप्लीमेंट इवेंट वाला फॉर्मूला है ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लॉक या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमने वहाँ पर इस इवेंट को ए के इक्वल रखा था, ये हमने मालूम की थी, ये हमारे पास आई थी 5/10। ठीक है, चूंकि ये हमने ऑलरेडी मालूम किया है। तो अब इस इवेंट के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो मैंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड ब्लॉक इज द कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ रेड ब्लॉक।
चूंकि ये जो इवेंट है ये रेड ब्लॉक जो इवेंट है उसका कंप्लीमेंट है, उसका ऑपोजिट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम कंप्लीमेंट इवेंट वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा, ये मैंने फार्मूला लिखा, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 5/10। ठीक है, तो अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा, इन दोनों टर्म का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/1 है, यानी कि इस 1 के नीचे वाला जो डिजिट या जो इसका डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो उस 1 से इस 10 को डिवाइड करें तो 10 टाइम डिवाइड होगा, और 10 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आ जाता है, माइनस ये 10 इस 10 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब तो ये हम इसके साथ लिख लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी कि जब हम उस टोकरी में से जिसमें 10 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं कोई भी ब्लॉक उठाएं तो हमारे हाथ में रेड ब्लॉक ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/10 है, यानी कि 10 में से 5 चांसेस होंगे कि हमारे हाथ में रेड ब्लॉक ना आए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पिनर स्पन के एक स्पिनर है उसको घुमाया जा रहा है, ये स्पिनर है, ठीक है, व्हील की शक्ल में होता है, इसको इस तरह हम घुमाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फाबेट ऑन लैंडिंग इज, कि हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो स्पिनर है इसको घुमाने के बाद ये जब रुकता है तो इसकी जो सुई है, ये जो अल्फाबेट बी है, ठीक है, उस अल्फाबेट पे जाके ये स्पिनर रुकता है। इस इवेंट के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें, अब जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो इवेंट बी है यानी कि स्पिनर को घुमाने के बाद जब स्पिनर रुकता है तो अल्फाबेट बी के ऊपर जाके रुकता है, उसकी जो सुई है वो अल्फाबेट बी को पॉइंट कर रही होती है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू में फाइंड करना पड़ेगी, और एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू में फाइंड करना पड़ेगी। दूसरे अल्फाज में जो सैंपल स्पेस का सेट है पहले वो मालूम करना पड़ेगा। तो देखें, इसका सॉल्यूशन है, अब मैंने लिखा है सैंपल स्पेस या एस। अब इसके लिए सैंपल स्पेस का सेट क्या बनेगा, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इस स्पिनर पे हैं, जब स्पिनर को घुमाएंगे तो ये रुकने के बाद यही अल्फाबेट में किसी ना किसी अल्फाबेट पे इसकी सुई जाके रुकेगी या ये स्पिनर जाके रुकेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटपुट होंगी वो ये जितने अल्फाबेट है ये सारे आ जाते हैं। तो सैंपल स्पेस का जो सेट बनेगा उसमें मैंने ये सारे अल्फाबेट जो इस स्पिनर पे लिखे हुए हैं ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगी या एन ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास है वो आ गई है 12। ठीक है, तो ये हमारे पास एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू आ गई। अब एन ऑफ बी की वैल्यू में चाहिए, तो मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन बी। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि स्पिनर को घुमाने के बाद वो जब रुकेगा तो उसकी सुई जो है वो जो लेटर बी है उसको पॉइंट करेगी, यानी कि वो जो लेटर बी है या अल्फाबेट बी है उस पे जाके रुकेगा। इस इवेंट को मैंने बी के को लग दिया। तो अब जो बी इवेंट है इसके लिए जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आएंगी, हम ये सैंपल स्पेस के सेट को चेक करेंगे, इसमें देखते हैं बी कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा बी आ रहा है, तो जो बी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो 5 हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो फिर एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एन ऑफ बी की भी वैल्यू आ गई और एन ऑफ एस की भी वैल्यू आ गई है। तो हम जो है इस प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 5 और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 12। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू आ गई। क्या इवेंट था, बी को हमने किस इवेंट के इक्वल रखा था कि जब स्पिनर को हम घुमाते हैं तो जब स्पिनर रुकता है तो उसकी सुई जो अल्फाबेट बी है उसको पॉइंट करें, यानी कि अल्फाबेट बी पे जाके स्पिनर रुके। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/12, यानी कि 12 में से 5 चांसेस है
कि स्पिनर जो है वो अल्फ़ाबेट बी पे जाके रुकेगा। ठीक हो गया, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली। ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 है नॉट बी। अब ये इवेंट जो है कि जब स्पिनर को घुमाएं तो वो बी पे ना रुके, यानी किसी और अल्फ़ाबेट पे जाके रुके। यानी कि ये जो इवेंट है ये इस इवेंट का ऑपोजिट हो गया ना, कि इस इवेंट में है कि स्पिनर बी पे जाके रुके और इस इवेंट में है कि बी पे ना रुके। तो ये जब उसका अपोजिट हो गया तो ये इवेंट इस पहले वाले पार्ट का जो इवेंट है उसका कंप्लीमेंट इवेंट हो गया। तो कंप्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह मालूम करते हैं? हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चूंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास ये जो इवेंट है नॉट बी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर नॉट लैंडिंग ऑन बी इज द कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन बी। चूंकि ये जो इवेंट है ये इस इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमने फार्मूला लिखा, यह आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/12। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको सामने सॉल्व करता हूँ, आप जो है इसको नीचे ही सॉल्व कीजिएगा। तो देखें इन दोनों टर्म का हम एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 12। अब ये 1/1 है, इस 1 का जो डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट 1 है उस 1 से इस 12 को डिवाइड करें तो 12 टाइम डिवाइड होगा। 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाता है, माइनस ये 12 इस 12 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 में से 5 को माइनस करें, ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 12। ठीक है, और मेरे पास चूंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको एक लाइन में सॉल्व कर दिया। आप नीचे जिस तरह के मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नीचे किया, आपने इसको नीचे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई 7/10। यानी कि ये जो इवेंट है कि हम स्पिनर को घुमाएं और स्पिनर बी के अलावा किसी और अल्फ़ाबेट पे जाके रुके, बी पे ना रुके, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 7/12। यानी कि 12 में से 7 चांसेस हो सकते हैं कि स्पिनर बी पे ना रुके बल्कि बी के अलावा किसी और अल्फ़ाबेट पे जाके रुके। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इवेंट दिया गया है कि जब हम स्पिनर को घुमाएं तो रुकने के बाद इसकी जो सुई है वो जो अल्फ़ाबेट डी है उसको पॉइंट करें, यानी कि अल्फ़ाबेट डी के ऊपर जाके रुके। तो देखें इसका सोल्यूशन भी उसी तरह होगा जैसे कि हमने पिछले पार्ट को सॉल्व किया है, कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो कितनी होगी, जैसा कि हमने पार्ट 1 और 2 में देखा, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है यानी कि स्पिनर पे जो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो सैम्पल स्पेस का जो सेट है वो ये बन गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करें तो ये हमारे पास एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू बन जाती है 12। ठीक है, अब हमें एन ऑफ डी की वैल्यू चाहिए। तो जो एन ऑफ डी है तो उसके लिए मैंने लिखा है लेट डी बी द इवेंट दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन डी। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि स्पिनर को घुमाने के बाद ये जब रुकेगा तो इसकी सुई अल्फ़ाबेट डी को पॉइंट करे, या जो अल्फ़ाबेट डी है उस पर जाके ये स्पिनर रुके। इस इवेंट को मैंने डी के को रख दिया। तो अब जो डी इवेंट है इसके लिए जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होगी, अगर हम यहाँ पर देखें इस सैम्पल स्पेस के सेट में तो डी एक दफ़ा आ रहा है। तो डी के लिए जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी वो 1 हो जाएगी। तो एन ऑफ डी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब हमारे पास एन ऑफ डी और एन ऑफ एस की वैल्यूज़ आ गई हैं। हम इस फार्मूले में पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में, तो ये आ जाएगा एन ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास है 1, एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 12। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी की वैल्यू आ गई। इवेंट डी क्या है, जब हम स्पिनर को घुमाएं तो स्पिनर जब रुके तो अल्फ़ाबेट डी को पॉइंट करे या अल्फ़ाबेट डी पे जाके रुके। ठीक है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/12, यानी कि 12 में से एक चांस है कि स्पिनर जो है अल्फ़ाबेट डी पे जाके रुकेगा। ठीक हो गया, ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, पार्ट 4 है, हमें ये इवेंट दिया गया है कि जब स्पिनर को हम घुमाएं तो स्पिनर जब रुके तो उसकी जो सुई है वो अल्फ़ाबेट ए को पॉइंट करे, यानी कि स्पिनर जो है अल्फ़ाबेट ए पे आके रुक जाए। ये इवेंट है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसा कि हम पिछले पार्ट्स में करते आए हैं। ये मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला लिखा। ठीक है, अब इसमें हमें एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जो वैल्यूज
हैं उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम n ऑफ s की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर क्या हो सकती है, स्पिनर पे जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जो सैम्पल स्पेस का जो सेट है उसमें ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, क्योंकि जब स्पिनर को हम घुमाएंगे तो ज़ाहिर है इन ही अल्फ़ाबेट में से किसी न किसी पे जाके रुकेगा। तो हमारे पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं वो ये वाली हो गई। तो ये हमारे पास जो सैम्पल स्पेस का सेट बन गया है। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगी, या n ऑफ s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि ये 12 वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास n ऑफ s की वैल्यू आ गई है। अब n ऑफ a के लिए मैंने लिखा है लेट a बी द इवेंट दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन a। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि स्पिनर अल्फाबेट ए पे जाके रुके, इस इवेंट को हमने ए के इक्वल रख दिया। तो अब जो ए इवेंट है इसका जो सेट बनेगा, अब उसमें हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखें, तो उसके लिए देखें अब ए यहाँ पर कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3, यानी कि जो इवेंट ए है उसका जो सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 3 आएंगे। तो इसके मैं रख ले, तो ए के इक्वल मैं रखूंगा 3 को, यानी कि जो इसका सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे 3, ठीक है। तो फिर एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3 हो गई। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ये मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 12 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है उसकी वैल्यू आ गई। इवेंट ए को हमने किसके इक्वल रखा था कि स्पिनर को घुमाने के बाद स्पिनर रुके तो कौन से अल्फाबेट पे रुके, अल्फाबेट ए पे रुके। इस इवेंट को हमने ए के इक्वल रखा था। इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 3/12, यानी कि 12 में से 3 चांसेस हो सकते हैं कि स्पिनर जो है वो अल्फाबेट ए पे जाके रुके। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। हमें ये इवेंट दिया गया है नॉट डी, यानी कि जब हम स्पिनर को घुमाएं और स्पिनर घूमने के बाद रुके तो अल्फाबेट जो डी है या लेटर डी है उस पे ना रुके, ठीक है। इस इवेंट के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें, पार्ट 3 में हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर चुके हैं। अल्फाबेट डी के लिए हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर चुके हैं कि जब हम स्पिनर को घुमाएं तो स्पिनर जिस लेटर पे रुके या जिस अल्फाबेट पे रुके वो अल्फाबेट डी हो, ठीक है। तो ये वाला जो इवेंट है नॉट डी, ये हमने जो पार्ट 3 में इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी मालूम की थी उसका ये कंप्लीमेंट इवेंट है, ये उसके ऑपोजिट है। वो था कि स्पिनर डी लेटर पे रुके या डी अल्फाबेट पे रुके, और ये है कि स्पिनर जो है वो डी अल्फाबेट पे या डी लेटर पे ना रुके। अब चूंकि ये वाला इवेंट जो पार्ट 3 में इवेंट था उसका कंप्लीमेंट इवेंट है, तो फिर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे इस फार्मूला से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की वैल्यू फाइंड की है। तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट है, यानी कि इस इवेंट का जो ऑपोजिट इवेंट है उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। यही चीज हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में कंप्लीमेंट इवेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक हो गया। तो अब देखें, मैंने लिखा है कि एज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी कि जो लेटर डी है इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं, ये थी 1/12। ये हमने पार्ट 3 में ये वैल्यू फाइंड की थी, ठीक हो गया। तो मैंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग अल्फाबेट इज नॉट डी इज द कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ लैंडिंग अल्फाबेट इज डी। तो इसका मतलब है कि चूंकि ये जो इवेंट है नॉट डी, ये कंप्लीमेंट इवेंट है या ऑपोजिट इवेंट है इस इवेंट का जिसकी हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर चुके हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम ये कंप्लीमेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो मैंने फॉर्मूला लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/12 है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ पर 1/1 है, यानी कि इस 1 का जो नीचे वाला डिजिट या डिनोमिनेटर 1 है वो वाला 1 इस 12 पे डिवाइड होता है 12 टाइम। 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस ये 12 इस 12 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। डी कंप्लीमेंट कौन सा इवेंट है कि जब स्पिनर को घुमाएं तो स्पिनर जो है वो डी वाले लेटर या डी वाले अल्फाबेट पे ना रुके, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बन जाती है 11/12, यानी कि 12 में से 11 चांसेस है
कि जब हम स्पिनर को घुमाएं तो वो डी वाले लेटर पे न रुके, डी वाले लेटर के अलावा किसी और लेटर पे रुक सकता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये इवेंट दिया गया है नॉट सी, कि जब हम स्पिनर को स्पन करें, स्पिनर को जब घुमाएंगे तो ये जब रुकेगा तो जो अल्फ़ाबेट होगा वो सी नहीं होना चाहिए, यानी कि सी के अलावा किसी भी और अल्फ़ाबेट पे ये स्पिनर रुके। इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखें, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पहले हमें इस चीज़ के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी, या इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी कि जब हम स्पिनर घुमाएं तो स्पिनर सी अल्फ़ाबेट पे जाके रुके। पहले इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी। वो हम किस लिए फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब हमारे पास फिर इवेंट क्या हो गया कि जब हम स्पिनर को घुमाएं तो स्पिनर जो है वो सी अल्फ़ाबेट पे जाके रुके। अब इवेंट हमारे लिए ये हो गया। इस इवेंट के ऑपोजिट अभी हम इवेंट ले रहे हैं और उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखें, जिस तरह के हर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें सैंपल स्पेस का सेट मालूम करना पड़ता है। तो ये मैंने लिखा है सैंपल स्पेस एस। अब ये सेट जो है, इसमें ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी मैंने ये स्पिनर पे जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई थी वो सारी मैंने इस सेट में लिख दी, क्योंकि यही टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकती है इस केस में। ठीक है, कि स्पिनर को अगर घुमाएं तो इन ही लेटर में से किसी लेटर पर जाके स्पिनर रुकेगा। अब ये हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट बन गया। तो फिर एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि ये 12 वैल्यूज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने लिखा है लेट्स सी बी द इवेंट दैट स्पिनर लैंड ऑन अल्फाबेट सी, के ये जो इवेंट है कि हम स्पिनर को घुमाएं और स्पिनर अल्फाबेट सी पे जाके रुके, इस इवेंट को मैंने सी के इक्वल रख दिया। तो अब जो सी इवेंट है इसके लिए जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। देखें, सी कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3, 3 दफ़ा टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसका जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू होगी 3। तो फिर एन ऑफ सी या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास एन ऑफ सी और एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा, एन ऑफ सी की जगह मैं पुट करूंगा 3 और एन ऑफ एस की जगह मैं पुट कर लूंगा 12। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी है उसकी वैल्यू आ गई है। इवेंट सी को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब स्पिनर को हम घुमाएं तो स्पिनर सी अल्फाबेट पे जाके रुके। ठीक है, हमने इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब हमें जो यहाँ पर इवेंट दिया गया है वो नॉट सी है, यानी कि इस इवेंट के ऑपोजिट है। इस इवेंट का ये वाला इवेंट फिर कंप्लीमेंट इवेंट बन जाएगा, और कंप्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम हम करते हैं, ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे कि हमने इस इवेंट का जो ऑपोजिट वाला इवेंट था उसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली। ठीक है, अब ये वाली प्रोबेबिलिटी हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कंप्लीमेंट इवेंट या जो ऑपोजिट इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखें ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है कि स्पिनर जब रुके तो अल्फाबेट सी हो। ठीक है, और ये है अब नॉट सी हो, यानी कि स्पिनर जब रुके तो अल्फाबेट सी ना हो। ये वाला इवेंट इसके ऑपोजिट हो गया, इसके कंप्लीमेंट हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया कंप्लीमेंट इवेंट के लिए। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था और पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चन में इसको हम यूज़ करते आए हैं। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने फाइंड की है, ये है 3/12। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। अब यहाँ पर 1/1 है, यानी कि इस 1 का जो नीचे वाला डिजिट या डिनोमिनेटर 1 है वो वाला 1 इस 12 पे डिवाइड होगा 12 टाइम। 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस ये 12 इस 12 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाता है। तो 12 में से 3 को माइनस करें, यह आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि जब हम स्पिनर को घुमाएं तो स्पिनर जब रुकता है तो वो अल्फ़ाबेट सी पे ना रुके, अल्फ़ाबेट सी के अलावा किसी और अल्फ़ाबेट पे रुक जाए। ठीक है, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9/12 है, यानी कि 12 में से 9 चांसेस हैं कि स्पिनर जो है सी के अलावा किसी और अल्फ़ाबेट पे जाके रुकेगा। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है 3 कैंडिडेट ए बी एंड सी आर इन एन एग्जामिनेशन, के 3 कैंडिडेट ए बी और सी, 3 उम्मीदवार एक इम्तिहान में ऐसा ले रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट ए इज 0.25। तो जो कैंडिडेट ए है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.25। द कैंडिडेट बी
इज 0.28 और कैंडिडेट बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.28 एंड द कैंडिडेट सी इज 0.55 और जो कैंडिडेट सी है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.55। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए और सी पास द एग्जाम। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए या जो कैंडिडेट ए या कैंडिडेट सी इम्तिहान को पास करे। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सी आर बी और हमें ये प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है कि जो कैंडिडेट सी है वो इम्तिहान पास करे या कैंडिडेट बी इम्तिहान पास करें, हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने तीनों कैंडिडेट्स की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी गई थी वो मैंने लिख दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट की वैल्यू मैंने ये लिख दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंडिडेट के लिए मैंने ये वैल्यू लिख दी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैंडिडेट की मैंने ये वैल्यू लिख दी है। अब हम जो पहला इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए और सी पास द एग्जाम, इसके लिए हम आंसर लिखते हैं। तो देखें अब यहां पर हमसे प्रोबेबिलिटी ए और सी, जो कैंडिडेट ए है कि वो पास करे या जो कैंडिडेट सी है वो पास करे। अब यहां पर और का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, या का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि जब और का लफ्ज़ आएगा दो इवेंट के दरमियान और उनके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़े तो फिर हम जो लॉ ऑफ एडिशन है प्रोबेबिलिटी का वो यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी, ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो मैंने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने लॉ पढ़ा था। ये दोनों इवेंट आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, एक दूसरे से यानी कि आज़ाद हैं। तो इसलिए हम ये वाला लॉ यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास है 0.55। तो इन दोनों को हम सम करते हैं, ये आ जाएगा 0.25 प्लस 0.55, तो हमारे पास टोटल आ गया 0.8। ठीक है, तो ये मैं इसकी लिख लूंगा वैल्यू 0.8। ये हमारे पास पासिंग प्रोबेबिलिटी आ गई ए यूनियन सी की, यानी कि कैंडिडेट ए या कैंडिडेट आर के जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास 0.8 बनती है। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं ये जो दूसरा हमसे पार्ट पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सी और बी। तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बी, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखें और का लफ्ज़ आ रहा है, या का लफ्ज़ आ रहा है, तो इसके लिए भी हम जो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। और ये दोनों जो इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये एक दूसरे से आज़ाद है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास है 0.55 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 0.28। इसको हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.55 प्लस 0.28, ये हमारे पास आ गया 0.83। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.83। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन बी, यानी कि कैंडिडेट सी या कैंडिडेट बी के जो पास होने की प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है 0.83। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, के लूडो की एक डाइस को गैर जानिबदारी से फेंका गया। अहमद विंस द गेम इफ द रिजल्ट इज आइदर ऑड और डिविजिबल बाय 6। तो अहमद वो गेम जीत जाता है अगर जो रिजल्ट है वो या तो ऑड नंबर हो यानी कि ताक नंबर हो, या डिविजिबल बाय 6 हो, या यानी कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो सके। अगर ये रिजल्ट आए तो अहमद गेम जीत जाता है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम फॉर अहमद। तो अहमद के लिए गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अहमद का उस गेम को जीतने का जो इम्कान है वो कितना होगा। तो देखें अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसमें हमें दो इवेंट दिए गए हैं। जब हम डाइस को रोल करेंगे तो दो इवेंट अकर हो रहे हैं। एक इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करें तो ऑड नंबर आए, और एक इवेंट है कि जो नंबर आए वो 6 से डिवाइड हो सके। तो यानी कि जो उस डाइस का 6 नंबर वाली साइड है वो आए, ज़ाहिर है वही 6 से डिवाइड हो सकती है। अब ये दो इवेंट हैं और इनके दरमियान और का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है।
तो अब हमें इन दो इवेंट के लिए अलग-अलग से पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी। फिर चूंकि ये और आ रहा है तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि जब दो इवेंट के दरमियान और का लफ्ज़ आएगा और वो दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि एक दूसरे से आज़ाद हो, तो फिर हम जो लॉ ऑफ एडिशन है प्रोबेबिलिटी का वो अप्लाई करते हैं और हम जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं उन दोनों इवेंट का। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है। अब पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि जब डाइस को रोल किया जाता है तो ऑड नंबर वाली साइड आती है। इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो मैंने लिखा है, देखें पहले तो हमें सैंपल स्पेस का सेट चाहिए होता है हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी, कि जब डाइस को रोल किया जाता है तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती हैं, एक नंबर से लेके 6 नंबर तक कोई भी साइड आ सकती है। तो जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये सारी पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम फिर क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएंगी 6। ठीक है, एन ऑफ एस की हमारे पास वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है इसमें हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू तो आ गई। अब ये एन ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो देखिए मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट दैट द रिजल्ट इज ऑड। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसकी जो ऑड नंबर वाली साइड है वो वाली साइड आए। इस इवेंट को मैंने ए के इक्वल रखा है, तो फिर ये जो इवेंट ए है इसका जो सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। देखें ये हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट है, इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पर 1, 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, इस इवेंट का जो सेट बनेगा उसमें ये वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और एन ऑफ एस की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जो इवेंट ए है। इवेंट ए को हमने इक्वल रखा था कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें ऑड नंबर वाली साइड मिले। इस इवेंट के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। अब हम जो दूसरा इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें जो नंबर मिले वो 6 से डिवाइड हो सके, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट दैट द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 6। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें जो नंबर मिले वो 6 से डिवाइड हो सके। इस इवेंट को हमने बी के इक्वल रखा है, तो फिर इस इवेंट के लिए जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से आएंगे। देखें यहाँ पर कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो सकता है, ये 6 ही है जो 6 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल फेवरेबल आउटकम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पुट करते हैं। एन ऑफ एस एन ऑफ एस की तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू थी 6 और एन ऑफ बी की हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, एन ऑफ बी की जगह हमने पुट कर दिया 1 और एन ऑफ एस की जगह हम पुट कर लेंगे 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट बी की, यानी कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें जो नंबर मिले वो 6 से डिवाइड हो सके, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक है, जाहिर है जो 6 है वो ये जो 6 साइड है उसमें सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, यानी कि 6 में से एक चांस हो सकता है कि ये वाली साइड उस डाइस की आए, यानी कि 6 नंबर आए। ठीक है, हमने इन दोनों इवेंट की ऑड नंबर और डिविजिबल बाय 6 दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। और ये दोनों इवेंट चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से आज़ाद है। देखिए अगर 6 आएगा तो उसका मतलब है कि ऑड नंबर नहीं आ रहे, और अगर कोई ऑड नंबर आएगा तो उसका मतलब है कि 6 नंबर नहीं आ रहा। ये एक दूसरे से आज़ाद है, एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं और हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, चूंकि यहाँ पर और का लफ्ज़ यूज़ हुआ है इसलिए हम ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि जो इवेंट ए और बी है उनकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर रहे हैं। तो ये वाला फार्मूला होता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का, कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को सम कर लेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी 3/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 1/6। इसको अब आप सॉल्व करें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/6। ठीक है,
तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है इवेंट ए और बी की, यानी कि इवेंट ए था कि ऑड नंबर आए और इवेंट बी को हमने रखा था कि जो नंबर आए वो 6 से डिवाइड हो सके। तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू है 4/6, यानी कि इन दोनों इवेंट में से कोई भी इवेंट अगर होता है तो अहमद गेम जीतता है, चाहे ऑड नंबर आए तो अहमद गेम जीतता है या अगर 6 आए तो अहमद गेम जीतता है। तो इसका मतलब है कि अहमद के गेम जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/6 है, यानी कि 6 में से 4 चांसेस हो सकते हैं कि अहमद जो है वो गेम जीते। ठीक है, ये एक सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है अ डाइस इज रोल्ड, के एक लुड्डू की डाइस को फेंका गया। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है या इस बात के क्या इम्कान है कि हमें या तो 4 नंबर वाली साइड मिले या 5 नंबर वाली साइड मिले। अब देखें इसमें 2 इवेंट आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों इवेंट के दरमियान में और का लफ्ज़ आ रहा है। तो जिस तरह कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के सेक्शन में बताया था कि जब 2 इवेंट आ रहे हैं और उनके दरमियान और का लफ्ज़ आए तो फिर हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं उन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो ये लॉ किस तरह यूज़ करते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमें इन दोनों इवेंट के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी। तो देखें पहले जो इवेंट है कि हम जब डाइस को रोल करें तो हमें जो 4 नंबर वाली साइड है इस इवेंट के लिए मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूं। तो देखें जिस तरह कि हम पीछे तकरीबन हर क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते आए हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो मैंने इस इवेंट के लिए भी ये वाला फार्मूला लिख दिया प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब इस फार्मूला में हमें एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू चाहिए होती है और एन ऑफ ए या फेवरेबल आउटकम की वैल्यू चाहिए होती है। तो अब देखें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगी इस केस में, जब हम डाइस को रोल करते हैं तो डाइस पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी साइड आ सकती है। तो मैंने लिखा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, कि जब एक डाइस को फेंका जाता है द सैंपल स्पेस विल बी, तो उस केस में जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा या ऑल पॉसिबल आउटकम जो होंगी वो क्या होंगी, वो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट बन गया। तो फिर एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज है ये 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू तो आ गई और अब एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू में चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4। अब चूंकि हम इस इवेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें 4 नंबर वाली साइड मिले, तो इस इवेंट को मैंने ए के इक्वल रख दिया। अब ये जो ए इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, अगर हम इस सैंपल स्पेस के सेट पे आए तो यहाँ पर देखें 4 एक दफ़ा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो फिर एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी। अब ये हमारे पास एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो एन ऑफ ए की जगह हम पुट कर लेंगे 1, एन ऑफ एस की जगह हम पुट कर लेंगे 6। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ गई। इवेंट ए को हमने किसके इक्वल रखा था कि हम अगर डाइस को रोल करें तो हमें जो 4 नंबर वाली साइड है ये वाली मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। अब हम ये जो दूसरा इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें 5 नंबर वाली साइड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखें इसके लिए भी सेम ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी का। इसमें जो एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो तो हमें पता है कि ये 6 है। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए एन ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए देखिए मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम डाइस को रोल करें और हमें 5 नंबर वाली साइड मिले, इस इवेंट को मैंने बी के को लग दिया। तो फिर ये जो बी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट आएंगे या नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी वो कितनी होंगी। तो अगर हम सैंपल स्पेस के सेट पे आए तो यहाँ पर देखें 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, तो फिर एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू भी हमारे पास 1 हो जाएगी। तो अब ये एन ऑफ बी और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ नीचे पुट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंने नीचे पुट किया हुआ है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ जाएगी एन ऑफ बी की जगह हम पुट करेंगे 1 और एन ऑफ एस की जगह हम पुट कर लेंगे 6। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास आ गई 1/6। अब चूंकि दोनों इवेंट के दरमियान और का लफ्ज़ आ रहा है
तो इसके लिए अब हम जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो यूज करेंगे इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा था एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये वाला लॉ पढ़ा था। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन इवेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। हम इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को सम कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास थी 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भी हमारे पास है 1/6। इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ये 6 इस 6 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। प्लस इसी तरह ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन इवेंट बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि ये जो दो इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें या तो 4 नंबर वाली साइड मिले या 5 नंबर वाली साइड मिले। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास उसकी वैल्यू बनती है 2/6, यानी कि 6 में से 2 चांस हो सकते हैं कि या तो हमें 4 नंबर वाली साइड मिले या हमें 5 नंबर वाली साइड मिले। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है अ बैग contains 3 रेड हेयर पिन्स, 2 ब्लैक हेयर पिन्स, 5 ग्रीन हेयर पिन्स एंड 2 ब्लू हेयर पिन। कि एक बैग में 3 रेड हेयर पिन, 5 ब्लैक हेयर पिन, 5 ग्रीन हेयर पिन और 2 जो है वो ब्लू हेयर पिन्स पड़ी हुई हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब हम इन हेयर पिन में से कोई पिन सिलेक्ट करें, कोई पिन उठाएं तो हमारे हाथ में नंबर 1 है अ रेड और ब्लू पिन, कि हमारे हाथ में या तो रेड पिन आए या ब्लू पिन आए। इन 2 इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब यहां पर देखें ये 2 इवेंट है और इसके दरमियान और का लफ्ज आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि जब 2 इवेंट के दरमियान और का लफ्ज आएगा तो फिर हम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ये अभी आपको बताता हूं किस तरह हम यूज करेंगे। पहले हम इन दोनों इवेंट के लिए अलग-अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो सैंपल स्पेस का सेट है उसकी वैल्यू फाइंड करना होती है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है इसमें n ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय n ऑफ s यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस का जो सेट होता है उसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो कितनी होगी, मैंने लिखा है टोटल हेयर पिन। अब कितनी है इसमें, 3 रेड है, 5 ब्लैक है, 5 ग्रीन है और 2 ब्लू है। इन सबको सम करें तो हमारे पास टोटल आ जाती है 15, यानी कि जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 15 है। तो फिर n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 15 हो गई। ये तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसके सेट की वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमें चाहिए n ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो देखें उसके लिए मैंने लिखा है लेट a बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड पिन। अब चूंकि हम ये जो पहले वाला इवेंट है उसके लिए हम मालूम करें प्रोबेबिलिटी, तो हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम जब उस बैग में से कोई पिन उठाएं तो हमारे हाथ में रेड वाली पिन आए। इस इवेंट को मैंने a के इक्वल रख दिया। तो फिर इस इवेंट का जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे कितने आएंगे, जो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर रेड पिन कितनी है, 3 है आउट ऑफ 15। तो जो इवेंट ए है इसका जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 3। तो फिर n ऑफ a या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। अब हमारे पास n ऑफ a और n ऑफ s की वैल्यू आ गई है। तो हम इस प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में पुट करेंगे दोनों वैल्यूज। ये आ जाएगा n ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 3 और n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास है 15, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस का जो सेट था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 15। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ गई। इवेंट ए क्या है कि जब हम कोई पिन उठाएं तो हमारे हाथ में रेड वाली पिन आए। अब जो दूसरा इवेंट है ब्लू पिन, के जब हम पिन उठाएं उस बॉक्स में से तो हमारे हाथ में ब्लू पिन आए। इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी देखें हम उसी तरह प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 15, लेकिन अब n ऑफ b
या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू पिन। अब यहां पर इवेंट हो गया ब्लू पिन के हम फर्ज करते हैं कि बी के ये जो इवेंट है कि हम बैग में से जब कोई पिन उठाएं तो हमारे हाथ में ब्लू पिन आए, उस इवेंट को मैंने बी के को लग दिया। तो फिर जो बी इवेंट है इसके लिए जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, हम देखते हैं जो ब्लू पिन है वो कितनी है, टोटल 2 है आउट ऑफ 15। तो बी जो इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगी, उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो 2 होंगे। तो मैंने b इक्वल टू 2 रख दिया, तो फिर n ऑफ b या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। ठीक है, अब हम यहां पर पुट कर लेते हैं ये दोनों वैल्यूज। n ऑफ b की वैल्यू हमारे पास 2 है, n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास 15 है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b आ गई। इवेंट b क्या था कि जब हम बैग में से कोई भी पिन उठाएंगे तो हमारे हाथ में ब्लू पिन आए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब ये दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई और ये दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी अगर हम रेड उठाएंगे तो ब्लू नहीं आएगा हमारे हाथ में, अगर ब्लू उठाएंगे तो रेड वाली पिन नहीं आएगी। तो चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इस केस में हम फिर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और लॉ ऑफ एडिशन ही क्यों हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर और का लफ्ज आ रहा है, या का लफ्ज आ रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन इवेंट बी। ठीक है, क्या फार्मूला हमने पढ़ा था इस लॉ का, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। हम इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पिन और ब्लू पिन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू थी 3/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू थी हमारे पास 2/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 15, 15 इस 15 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये वाला 15 इस 15 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 + 2 5 और डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन इवेंट बी की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पिन और ब्लू पिन, इसकी जो वैल्यू हमारे पास बनती है ये बनती है 5/15। मतलब यह है कि 15 में से 5 चांसेस हो सकते हैं कि जब हम उस बैग में से कोई पिन उठाएं तो हमारे हाथ में या तो रेड वाली पिन आए या ब्लू वाली पिन आए। इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बन जाती है 5/15। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ ग्रीन पिन एंड ब्लैक पिन। तो देखें, आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि जब दो इवेंट के दरमियान एंड का लफ्ज आ जाएगा यानी कि और का लफ्ज आ जाएगा तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ये अभी आपको बताता हूं कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे। पहले हम ये जो दो इवेंट हैं ग्रीन पिन और ब्लैक पिन, इन दो इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी अलग-अलग से फाइंड करते हैं। तो देखें, पहले हम ये जो इवेंट है ग्रीन पिन के, हम जब उस बैग में से कोई पिन उठाएं तो हमें ग्रीन पिन मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो जैसे कि पिछले पार्ट्स में हम करते आए हैं, हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब इसमें हमें n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू चाहिए होती है और n ऑफ a यानी कि फेवरेबल आउटकम की वैल्यू चाहिए होती है। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस का जो सेट है, यहाँ पर क्या बनेगा, जितनी ये हेयर पिन्स हैं हम सबको ऐड कर लेंगे। तो ये 3 जो है रेड हेयर पिन है, 5 ब्लैक हैं, 5 ग्रीन है और 2 ब्लू हैं। इनको सम करें तो टोटल जो हेयर पिन की तादाद बन जाती है 15 बन जाती है, यानी कि जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी वो 15 होगी। तो फिर हमारे पास n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें ये n ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैंने लिखा है लेट a बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन पिन। ठीक है, हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम उस बैग में से कोई भी पिन उठाएं तो हमारे हाथ में ग्रीन पिन आए, इस इवेंट को मैंने ए के इक्वल रखा है। तो फिर ये जो इवेंट ए है इसका जो सेट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। देखें, यहां पर अगर हम देखें तो टोटल जो ग्रीन पिन है वो 5 है। ठीक है, यानी कि 15 में 5 पिन ग्रीन है, तो फिर जो इसका सेट बनेगा इवेंट ए का, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी 5। ठीक है, तो फिर n ऑफ a क्या हो जाएगा या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगी
5 हो जाएंगी। तो अब हमारे पास n ऑफ a और n ऑफ s की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। n ऑफ a की जगह हमने पुट कर दिया 5, n ऑफ s की जगह हमने पुट कर दिया 15। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a आ गया। इवेंट a को हमने रखा था कि जब हम उस बैग में से कोई पिन उठाएं तो हमें ग्रीन पिन मिले। इस इवेंट के लिए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम ये जो दूसरा इवेंट है कि हम इस बैग में से जब कोई पिन उठाएं तो हमारे हाथ में ब्लैक पिन आए, इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक पिन। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम बैग में से जब कोई पिन उठाएं तो हमारे हाथ में ब्लैक पिन आए, इस इवेंट को मैंने बी के इक्वल रख दिया। तो अब जो बी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो अगर हम देखें तो जो ब्लैक पिन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, यानी कि 15 में से 5 जो पिन है वो ब्लैक है। तो जो बी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो फिर एन ऑफ बी क्या हो जाएगा या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 5। तो अब हमारे पास एन ऑफ बी और एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिखा इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। एन ऑफ बी की वैल्यू 5 थी और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 15 थी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू आ गई। इवेंट बी को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हम उस बैग में से कोई पिन उठाएं तो हमारे हाथ में ब्लैक पिन आए, इस इवेंट की हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमारे पास इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब देखें ये दो जो इवेंट इनके दरमियान चूंकि एंड का लफ्ज आ रहा है तो इसके लिए हम फिर मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए। तो देखें ये हमने लॉ पढ़ा था इंट्रोडक्शन सेक्शन में, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो एडिशन लॉ होता है उसमें हम सम करते हैं, इसमें हम फिर दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू थी 5/15 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भी हमारे पास थी 5/15। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी की वैल्यू आ गई है 25/225। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज रोल्ड, कि एक सिक्के और एक लुड्डो की डाइस को एक साथ फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन एंड डिजिट 4 ऑन द डाइस। तो हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब हमने कॉइन और डाइस को एक साथ फेंका तो कॉइन पे हेड वाली साइड आई और डाइस पे 4 नंबर वाली साइड आई, ठीक है। हमने इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर दो इवेंट आ रहे हैं, एक हेड वाली साइड कॉइन पे और एक 4 नंबर वाली साइड डाइस पे। ये दो इवेंट आ रहे हैं और इनके दरमियान एंड का वर्ड आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था और पीछे भी हम क्वेश्चन करते आए हैं कि जब दो इवेंट के दरमियान एंड का वर्ड आता है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो लॉ होता है, ये यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। इस लॉ में हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों इवेंट के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और फिर उन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये जो दो इवेंट हैं इनके लिए अलग हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम ये जो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसको अप्लाई करेंगे। तो देखें अब पहले मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ कि गेटिंग हेड ऑन कॉइन, के जब हम कॉइन को फेंकें तो हमें हेड वाली साइड मिले। इस इवेंट के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि हम पीछे तकरीबन सारे क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ करते आए हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हमें एन ऑफ एस और एन ऑफ ए की वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो जो एन ऑफ एस है या टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम, इस केस में क्या हो सकती हैं जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं।
देखिए जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही हमारे पास आउटकम आ सकती हैं, या तो हेड वाली साइड आ सकती है या टेल वाली साइड आ सकती है, ठीक है। तो फिर इसमें जो ये सैंपल स्पेस का सेट बनेगा या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी बनेगी, दो बनेगी। तो देखिए मैंने लिखा है वाइल टॉसिंग अ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, सिक्के को फेंकते हैं, द सैंपल स्पेस विल बी, तो उस सूरत में जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो सकती हैं वो क्या होंगी। जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें कौन कौन सी आउटकम आ सकती हैं, या तो हेड वाली साइड आ सकती है या टेल वाली साइड आ सकती है, ठीक है। तो फिर एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ जाती है। अब एन ऑफ ए या फेवरेबल आउटकम की जो वैल्यू है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम कॉइन को फेंके और हमें हेड वाली साइड मिले, इस इवेंट को मैंने ए के इक्वल रख दिया, ठीक। आप यहां पर कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो फिर जो ए इवेंट है इसके लिए जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने आएंगे। देखिए हमारे पास ये सैंपल स्पेस है तो इसमें हेड कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ए इवेंट है ये वाला, इसका जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 होगा, ठीक है। तो फिर एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, ये भी 1 हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो अब हम ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यूज हैं, हम वैल्यू पुट करेंगे। एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ गई। इवेंट ए को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हम कॉइन को टॉस करें तो हमें हेड वाली साइड मिले। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, यानी कि दो में से एक चांस हो सकते हैं कि जब हम कॉइन को टॉस करें तो हमें हेड वाली साइड मिले, ठीक हो गया। ये प्रोबेबिलिटी आ गई इस पहले वाले इवेंट के लिए। अभी जो दूसरा इवेंट है कि गेटिंग डिजिट 4 ऑन डाइस, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। ये हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा इसके लिए। तो अब हमें एन ऑफ एस और एन ऑफ बी की वैल्यू चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस का जो सेट होता है उसकी वैल्यू चाहिए, और एन ऑफ बी यानी कि फेवरेबल आउटकम की वैल्यू चाहिए। तो हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पर किए थे। देखिए मैंने लिखा है, अब सबसे पहले ये जो एन ऑफ एस है या टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो वाली वैल्यू में फाइंड करने लगा हूँ। तो मैंने लिखा है वाइल रोलिंग अ डाइस, जब हम डाइस को फेंकते हैं द सैंपल स्पेस विल बी, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो सकती हैं जब आप एक लड्डू की डाइस को फेंकते हैं। देखिए 1 से लेके 6 नंबर तक कोई सी भी साइड आ सकती है। तो टोटल जो आउटकम है या जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें ये 6 वैल्यूज ही आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि फिर एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 6, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई, ये वाली आ गई। अब ये एन ऑफ बी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4। यहाँ पर मैंने इवेंट को ए के इक्वल रखा था, यहाँ पर मैंने इवेंट को बी के इक्वल रख दिया, ठीक है। आप कोई से भी यहाँ पे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ए और बी ही लिखें, ठीक हो गया। तो हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम जब डाइस को रोल करें, डाइस को फेंकें तो हमें 4 नंबर वाली साइड मिले। उस इवेंट को मैंने बी के को रख दिया। तो देखें अब जो बी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। हम ये सैंपल स्पेस के सेट पे आएंगे। इसमें देखें ये जो इसमें देखें 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। तो जो इसका सेट बनेगा इवेंट का, बी इवेंट का जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एन ऑफ बी की भी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई। तो अब ये हमने फार्मूला पुट किया, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इवेंट बी को हमने किस इवेंट के इक्वल रखा था कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें 4 नंबर वाली साइड मिले। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/6। अब हमारे पास ये दोनों जो इवेंट थे, गेटिंग हेड ऑन कॉइन और गेटिंग 4 ऑन डाइस, ये दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई हैं। और इनके दरमियान चूंकि एंड का वर्ड आ रहा है तो इस केस में फिर हम जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इन दोनों इवेंट के लिए, ठीक है। तो देखें ये मैंने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लिख दिया। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी,
ठीक है। जब यहाँ पर आर का वर्ड आता है तो फिर हम एडिशन लॉ यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी का, और जब यहाँ पर एंड आता है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी पढ़ा था और पीछे इसके बारे में क्वेश्चन हम सॉल्व करते आए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 1/6। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, इसकी वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का।